हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 11वीं का भौतिकी का चैप्टर नंबर 1 भौतिक जगत। ओके, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं जो फिजिकल वर्ल्ड, है ना। और ये जो चैप्टर है जो ठीक है, सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट है। मतलब इसमें सिर्फ हम भौतिकी का इंट्रोडक्शन, फिजिक्स का इंट्रोडक्शन, विज्ञान का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और भौतिकी हमारे लिए क्यों उपयोगी है और है ना इसका समाज से क्या रिलेशन है, ये सारी बातें हम इस अध्याय में करेंगे, है ना। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं भौतिकी क्या है। तो भौतिकी जो से पहले हमें पता है कि भौतिकी विज्ञान के अंतर्गत पढ़ा जाने वाला कोई विषय है इस तरह से। तो हम सबसे पहले तो बात कर ले बच्चों कि विज्ञान क्या है ना। हम भौतिकी पे तो अभी आएंगे, भौतिकी शब्द, फिजिक्स शब्द जो हम ठीक है उसका इंट्रोडक्शन क्लास 11th में आकर पढ़ रहे हैं, लेकिन हम विज्ञान विषय के बारे में जो कक्षा 6वीं से जानते हैं। हमने कक्षा 6 से विज्ञान विषय सुन के रखा है कि विज्ञान एक विषय है ये, है ना। तो वास्तव में जो हम विज्ञान की ही बात पहले कर ले कि विज्ञान क्या है ना। और ठीक है, अगर कोई वैज्ञानिक खोज की जाती है तो वो किस तरह से खोज की जाती है, उसके चरण क्या रहेंगे, उसकी स्टेप्स क्या रहेगी, ये सारी बातें, है ना। तो चलिए अब हम बात करते हैं जो मैं आपसे पूछता हूँ जो कि विज्ञान क्या है ना। तो सिंपल सा जो आप जनरली ये कह दोगे कि विज्ञान एक विषय है जिसे हम स्कूल में पढ़ते हैं, ऐसा। वास्तव में जो अगर आप उस बुक्स पर जो ठीक है आपने स्कूल में ही पढ़ा है ना, कक्षाओं में ही पढ़ा है, लेकिन अगर आप उस कक्षा उसमें पढ़े जाने वाले टॉपिक के बारे में ध्यान दे तो वो क्या है बेटो वास्तव में, है ना। विज्ञान विषय जब आप पढ़ते हो ठीक है, तो आपको उससे कई सारी घटनाओं की जानकारी हो जाती है। जैसे हमें है ना पृथ्वी पर दिन रात का होना, ओके, बारिश का होना, ठीक है, ऊष्मा का उत्पन्न होना, ये सारी घटनाएं जो है ना, बर्फ का जमना, पिघलना, ये सारी घटनाओं का अध्ययन हमें है ना विज्ञान विषय पढ़कर ही हुआ है। तो वास्तव में जो विज्ञान जो है उससे हमें ज्ञान होता है जो विशिष्ट प्रकार का होता है जो ठीक है। मतलब कोई है ना, उससे हम एक विषय के बारे में, किसी घटना के बारे में ठीक है बहुत डिटेल में समझ सकते हैं, उसको बारीकी से समझ सकते हैं। तो इस तरह से विज्ञान में जो हम बिंदु पढ़ते हैं जो उन बिंदुओं में या उन घटनाओं में का हमें बारीकी से ज्ञान हो जाता है, या सीधे कहें जो हमें उस टॉपिक का कैसा ज्ञान हो जाता है, विशिष्ट ज्ञान हो जाता है ना। ये जो विशिष्ट ज्ञान है ठीक है, किसी भौतिक घटना का, किसी है ना प्राकृतिक घटना का, है ना, तो इसी विशिष्ट ज्ञान को शॉर्ट में क्या कहा जाता है तो विज्ञान, है ना, ठीक है। और विज्ञान की जो शब्द की उत्पत्ति ये सब कहाँ से हुई है ना। तो जैसे अगर हम कहें जो कि विज्ञान को इंग्लिश में बोला जाता है ना साइंस, ओके। तो ये जो साइंस है ठीक है, ये कहाँ से आया है। तो जो साइंस है वो लैटिन भाषा के शब्द किससे, है ना, सिंटिया से, है ना, सिंटिया से उत्पन्न हुआ है, ठीक है। और इस सिंटिया शब्द का अर्थ होता है, हिंदी में अगर मतलब निकाले तो इसका मतलब होता है जानना। तो विज्ञान का मतलब क्या है जो साधारण शब्दों में अगर आप कहो तो किसी घटना के बारे में हम जान लेंगे। जैसे उदाहरण के लिए जो यहाँ पर हमने दिन और रात के होने का अध्ययन किया और हमें उसका ज्ञान हो गया, तो हम कहेंगे कि हमें उसका विज्ञान है, हमें उसके बारे में है ना जानकारी है, ओके। तो ये सारी बातें मतलब ये साइंस कैसे बना, कहाँ से बना, ये हम उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देख रहे थे जब। तो साइंस जो है वो लैटिन भाषा का है ना सिंटिया शब्द से निकला हुआ है, जिसका मतलब होता है तो जानना, है ना। और ठीक है, अब यहाँ पर जो हम बात करते हैं कि साइंस एक्चुअल में क्या है, ओके। तो हम किसी भौतिक घटना के बारे में जानना चाह रहे हैं जो, है ना। जैसे आज अभी तो जो हम सिर्फ अध्ययन ही करते हैं, हमें हमारे पास वैज्ञानिक लोगों ने बहुत सारी घटनाओं का मतलब हमारे ब्रह्मांड में होने वाली सभी घटनाओं का, लगभग सभी घटनाओं की जानकारी हमको दे दी है उनके अध्ययनों के द्वारा, ओके। तो
आज सिर्फ हम उसका अध्ययन करते हैं। तो अगर हम कहें जो कि हम साइंस क्या है वास्तव में, तो साइंस में जो आपको एक घटना की, भौतिक घटना की, किसी पर्टिकुलर बिंदु की, ठीक है, क्या मिलता है, आपको उसके बारे में एक विशिष्ट ज्ञान मिलता है। तो वास्तव में जो वैज्ञानिकों ने क्या किया, ठीक है, अपने आसपास होने वाली घटनाओं का अध्ययन करने, उनके बारे में जानने के लिए क्या किए, प्रेक्षण किए, है ना। कैसे प्रेक्षण किए, क्रमबद्ध प्रेक्षण किए, है ना, सिस्टमेटिकली प्रेक्षण किए, प्रयोग किए, और उन प्रयोगों के आधार पर, है ना, क्या किया, जानकारी एकत्रित की, जो, ठीक है, प्रेक्षण किए, क्रमबद्ध प्रेक्षण किए, तर्क संगत प्रेक्षण किए, है ना, मतलब, ठीक है, सैद्धांतिक, मतलब कि वैज्ञानिक सोच के आधार पर, ठीक है, मतलब ठीक पर्टिकुलर बिंदु या तथ्यों के आधार पर क्या किए, ठीक है, प्रेक्षण किए। तो इस तरह से क्रमबद्ध प्रेक्षण और तर्क संगत प्रयोग करने के पश्चात उन्हें क्या प्राप्त हुआ, जो विशिष्ट ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है, मतलब उस घटना के बारे में वो अच्छे से जानने लगे, तो उसे हम विशिष्ट ज्ञान कह रहे हैं। तो उन्हें उनका विशिष्ट ज्ञान होने लगा। तो इस विशिष्ट ज्ञान को उन्होंने क्या कर लिया, क्रमबद्ध रूप से, ठीक है, सुव्यवस्थित रूप से क्या कर लिया, संचित कर लिया, है ना। और उस क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित रूप से संचित ज्ञान को अपनी अपनी पुस्तकों में लिखा, और आज हम वही पुस्तकें पढ़ते हैं, है ना। तो वास्तव में उस विषय को हम विज्ञान नहीं कहते, है ना। वो जो ज्ञान है उस बुक के अंदर, जो हमको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, जो क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप से संचित किया गया हुआ है, तो उस ज्ञान को, विशिष्ट ज्ञान को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान क्या है, हमारी आसपास में हो रही प्राकृतिक घटनाओं का सुव्यवस्थित, ठीक है, क्रमबद्ध प्रेक्षणों के द्वारा प्राप्त जो ज्ञान है, उसे हम क्या कहते हैं, जो विज्ञान कहते हैं, है ना। यही उसकी हमने यहाँ परिभाषा भी लिख दी है, ताकि आप उसको नोट भी कर सकोगे ना। तो प्राकृतिक घटनाओं के सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध एवं तार्किक अध्ययन से प्राप्त ज्ञान को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। अब विज्ञान में जो हमने हमारे आसपास बहुत सारी घटनाएं देखी है, जैसे हम पेड़ पौधों का बढ़ना देखते हैं, है ना, और हम हमारे आसपास सूर्य, चंद्रमा, इनके सूर्यास्त, सूर्योदय, या हम ऐसे कहें जो पृथ्वी पर दिन रात का होना, बारिश का होना, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हम हमारे आसपास देखते हैं, है ना, जीव जंतुओं का बढ़ना। तो इन घटनाओं को, मतलब विज्ञान का जो उद्देश्य है, विज्ञान का उद्देश्य क्या है कि हमारे आसपास जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं का क्या करना, अध्ययन करना, और अध्ययन करके उसको मानव के लिए उपयोगी बनाना। जैसे आजकल जो हमें पता है यहाँ पर कि, है ना, हमारे पास आजकल बहुत सारी सुविधाएं हैं, जो है ना, बहुत सारी सुविधा है, मतलब हमारे लिए ट्रेवल्स के लिए आज हमारे पास ट्रेन है, एरोप्लेन्स है, ये है जो। तो ये कैसे हमें मिले हैं, जो है ना, एरोप्लेन बनाने का ज्ञान, ट्रेन बनाने का ज्ञान, जो इंजन बनाने का ज्ञान, ये हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो इन्हीं प्राकृतिक घटनाओं के अध्ययनों से जो हमको ये ज्ञान मिला है, और उस ज्ञान का उपयोग करके ही हमने क्या बनाए हैं, है ना, हमने बहुत सारे यंत्र बना लिए जो हमारे लिए सुविधाजनक हो गए हैं। तो हमने क्या किया, विज्ञान में हमने क्या किया, ठीक है, मतलब हमने प्राकृतिक घटनाओं का, ठीक है, प्राकृतिक घटनाओं का क्या करना, सुव्यवस्थित व तार्किक अध्ययन करना, है ना, अध्ययन किया, और उससे प्राप्त ज्ञान को, है ना, उससे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, उस ज्ञान का उपयोग हमने किसके लिए किया, हमारी सुविधाओं के लिए किया, हमारे, है ना। तो उससे प्राप्त ज्ञान का मानव, या ज्ञान को मानव उपयोगी बनाना, ठीक है, मानव उपयोगी बनाना, यही
हमारा क्या है विज्ञान का उद्देश्य। मतलब हम विज्ञान में क्या करते हैं, जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, ओके, संपूर्ण ब्रह्मांड में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं का सुव्यवस्थित अध्ययन करते हैं, तार्किक अध्ययन करते हैं। उससे प्राप्त ज्ञान को हम हमारे लिए उपयोगी बना लेते हैं। जैसे आज जो हमारे पास फैन है ना, हमारे पास मोबाइल है, तो ये सारी चीजें जो ये हमारे लिए एक सुविधा ही है। आज हम मोबाइल के द्वारा जो बहुत सारे है ना, मतलब हम पढ़ाई कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें किससे ही प्राप्त हुई है, विज्ञान विषय के द्वारा ही प्राप्त हुई है, विज्ञान के द्वारा ही प्राप्त हुई है, जो है ना, उस विशिष्ट ज्ञान के द्वारा ही हम इतनी चीजें आज बना पाए। ओके, तो यही हमारा क्या है विज्ञान का उद्देश्य, कि आसपास जितनी भी घटनाएं हो रही है पूरे ब्रह्मांड में, उन घटनाओं का अध्ययन करना और उसे मानव जाति के लिए कैसे उपयोगी बनाया जा सकता है, ये है विज्ञान का उद्देश्य। अब हमने क्या देखा तो यहाँ पर कि हम हमारे आसपास बहुत सारी घटनाएं देखते हैं। जैसे हम कहें जो है ना पानी का बहना, ठीक है, जल का प्रवाह होना, ठीक है। तो जल के प्रवाह का उपयोग भी जो हमने किस लिए कर लिया, हमें पता है जो जल के प्रवाह के उपयोग के द्वारा हम बिजली उत्पन्न कर सकते हैं, है ना। सूर्य दिन और रात होते हैं जो, और बिजली के उपयोग से हम हमारे लिए जो हम बल्ब ये बहुत सारी युक्तियों को चला सकते हैं इस तरह से। तो हमने क्या देखा जो कि हम इसमें बहुत सारी चीजों का अध्ययन करते हैं, जीव जंतुओं का, है ना। मतलब हम इसमें सजीव और निर्जीव दोनों तरह की वस्तुओं से संबंधित ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो इस आधार पर हमने विज्ञान के अध्ययन को, क्योंकि विज्ञान का जो अध्ययन है जो विज्ञान जो वो है, ठीक है, उसके प्राकृतिक घटनाओं का जो क्षेत्र है बहुत विस्तृत क्षेत्र है। इसमें बहुत छोटी छोटी घटनाएं से लेकर बड़ी बड़ी घटनाएं आती है, सजीव से लेकर निर्जीव सभी से रिलेटेड घटनाएं आती है। तो इसलिए हमने हमारी सुविधा के लिए इन घटनाओं को क्या कर दिया, दो कैटेगरी में बांट दिया जो, है ना। मतलब विज्ञान विषय के दो भाग हमने कर दिए, भौतिकी विज्ञान और जैव विज्ञान। तो भौतिकी विज्ञान मतलब जो निर्जीव वस्तुएं हैं या निर्जीव रूप से होने वाली घटनाएं हैं, ठीक है, उन घटनाओं में हम जो अध्ययन करते हैं उसे हम किसकी श्रेणी में रखते हैं, भौतिकी विज्ञान की, है ना। तो भौतिकी विज्ञान मतलब क्या है, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम अजैविक वस्तुओं एवं घटनाओं का अध्ययन करते हैं। उदाहरण के लिए भौतिकी, है ना, फिजिक्स जो हम पढ़ने वाले हैं वो इसमें ही आता है भौतिकी विज्ञान में। दूसरा जो रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान मतलब जिसमें हम केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, परमाणु अणु ये कैसे जुड़ते हैं उसका अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से, ठीक है। और भी एग्जाम्पल है भू विज्ञान, पृथ्वी का अध्ययन करना, खगोल विज्ञान, आकाशीय पिंडों का अध्ययन करना, उपग्रहों का ग्रहों के बारे में जानना, ये सारी बातें। तो ये निर्जीव वस्तुओं से संबंधित है। तो ये सारे जो हमारे विज्ञान की शाखाएं हैं ये किसके अंतर्गत आती हैं, भौतिकी विज्ञान के अंतर्गत आती है ना। तो ये उसके एग्जाम्पल हो गए कुछ। और जैव विज्ञान, जैव विज्ञान मतलब जिसमें हम सजीव वस्तुओं का या सजीव घटनाओं से का अध्ययन करेंगे, उसे हम जैव विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। ओके, जैसे एग्जाम्पल के लिए जीव विज्ञान हम हमारे शरीर का अध्ययन भी कर चुके हैं जो, ठीक है, हमारे शारीरिक संरचना का भी हम अध्ययन कर चुके हैं, है ना। मतलब अध्ययन करने से मतलब हमारे पास आज हमारी शारीरिक घटनाओं का, शारीरिक शरीर में होने वाली घटनाओं का, शारीरिक है ना भागों का, सभी का हमें नॉलेज है। दूसरा जो पेड़ पौधों से संबंधित भी हमें ज्ञान है। तो ये सारे किसमें आ जाएंगे, जैव विज्ञान में। जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान मतलब जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, पेड़ पौधे, इन सभी का। ओके, तो अब ये था जो विज्ञान का इंट्रोडक्शन। विज्ञान क्या है, तो विज्ञान एक विशिष्ट ज्ञान है जो प्राकृतिक घटनाओं के क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित अध्ययन से प्राप्त होता है। ओके, और उसके प्राप्त ज्ञान को हम दो श्रेणियों में रख देते हैं, भौतिकी विज्ञान, जैव विज्ञान, ठीक है। और उससे प्राप्त ज्ञान को हम हमारे लिए उपयोगी बनाने की हमारी हमेशा कोशिश रहती है वैज्ञानिकों की। तो इसलिए हम इसे कहते हैं विज्ञान, ये क्या हो जाएगा, विज्ञान का उद्देश्य। अब बात ये यहाँ तक हो गई जो, ठीक है। लेकिन अब अगर कोई वैज्ञानिक जो कोई खोज करना चाह रहा है ना, तो ऐसा तो होगा नहीं जो कि उसको किसी चीज के बारे में अध्ययन करना है और वो नींद में से उठा और उसने बोल दिया कि इसके पीछे ऐसा कारण है, ऐसा तो नहीं होगा ना, ठीक है। मतलब हमें भी अगर कोई हमारे दैनिक जीवन में सामान्य कार्य करना होता है
तो हम उस सामान्य कार्य के लिए पहले प्लानिंग बनाते हैं, ठीक है। उसके लिए कुछ वाहन या कुछ जो भी हमें आवश्यकता हो रही है उसको एकत्रित करते हैं, है ना। सिंपल सा, जैसे अगर हमें कहीं पर ट्रेवल करने जाना है, एक शहर से दूसरे शहर जाना है, तो हम उसकी भी सिंपल सी प्लानिंग करते हैं कि पहले हम यहाँ से, ठीक है, उठेंगे, ये ट्रेन बुक करेंगे, ये टिकट बुक करेंगे, इस तरह से, है ना। तो फिर इसी तरह जो वैज्ञानिक घटनाएं भी जो होती हैं, इनका जो अध्ययन किया जाता है, इनके अध्ययन के लिए भी वैज्ञानिक एक क्रमबद्ध क्या करता है, विधि उपयोग करता है। तो उस विधि को हम क्या कहते हैं, जो वैज्ञानिक विधि, है ना। तो अगला जो बिंदु है हमारा वो है वैज्ञानिक विधि, ठीक है, जिसे हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड। ओके, वैज्ञानिक विधि। वैज्ञानिक विधि क्या है जो, तो वैज्ञानिक जो अपने अनुसंधान कार्य के लिए, है ना, क्या है, वैज्ञानिकों द्वारा, ठीक है, अपने अनुसंधान मतलब खोज के लिए, जो अनुसंधान कार्य के लिए उपयुक्त या उपयोग की गई, है ना, ऐसे लिखकर हमने शब्दों में उपयोग की गई, ठीक है, क्रमबद्ध, ठीक है, क्रमबद्ध, तर्क संगत और व्यवस्थित विधि, है ना, क्या कहलाती है, व्यवस्थित विधि, वैज्ञानिक विधि कहलाती है। ओके, तो ये जो है ना, मतलब अगला बिंदु हमारा वैज्ञानिक विधि। तो वैज्ञानिक विधि मतलब वैज्ञानिक विधि जो अपने अनुसंधान खोज कार्य के लिए जो विधि उपयोग करते हैं सिस्टमेटिकली, उसे हम वैज्ञानिक विधि कहते हैं, है ना। अब ये वैज्ञानिक विधि के चरण, अगला बिंदु, ठीक है, वैज्ञानिक विधि के चरण मतलब उसकी स्टेप्स, ठीक है, स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड, है ना। इंग्लिश में भी नाम याद रखे तो आगे चल के आपको, ठीक है, इंग्लिश भी बहुत उपयोगी रहेगी, है ना। भले ही आप हिंदी माध्यम के बच्चे हो, है ना, लेकिन नाम इंग्लिश में भी ध्यान रखा कीजिए, ठीक है। तो साइंटिफिक मेथड की स्टेप, ठीक है, कैसे कैसे स्टेप से वैज्ञानिक गुजरते हैं अब एक किसी अनुसंधान कार्य के लिए, है ना। तो पहला है जो उसका क्रमबद्ध प्रेक्षण, ठीक है, क्रमबद्ध प्रेक्षण। ओके, अब है ना, चलिए इसका भी जो हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, इंट्रोडक्शन की कौन से स्टेप में वैज्ञानिक क्या करता है। पहले हम स्टेप के नाम देख लेते हैं ना। तो क्रमबद्ध प्रेक्षण, फिर अगला है जो, है ना, परिकल्पना का निर्माण, ठीक है ना। और इन्हें इंग्लिश में भी हम लिखते चले, सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और परिकल्पना के निर्माण को हम बोलते हैं फॉर्मेशन, ठीक है, ऑफ हाइपोथेसिस, ठीक है। थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा तो ये लिखना है ना इसमें वीडियो में, लेकिन थोड़ा सा आपके लिए फायदा हो जाएगा, ठीक है। तीसरा जो है ना, परिकल्पना की सत्यता की जांच, मतलब अगला जो हमारे पास है परिकल्पना की सत्यता की जांच। ओके, ये टेस्टिंग ऑफ वैलिडिटी ऑफ हाइपोथेसिस, ठीक है, हाइपोथेसिस हम बोलते हैं, है ना। अगला है तो यहाँ पर ठीक है, सिद्धांत या नियम की स्थापना। ओके, सिद्धांत या नियम की स्थापना, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ लॉ और प्रिंसिपल, ठीक है ना। अब यहाँ देखना तो इस
ये जो वैज्ञानिक विधि के जो चरण है ना, हो सकता है जो डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में इसके नाम कुछ अलग अलग दिए हो, लेकिन है ना मैटर वही है। ठीक है, कहीं इसके हेडिंग्स कुछ अलग मिल सकती है, तो वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि यार हमने तो कुछ अलग स्टेप पढ़ी है और यहाँ कुछ अलग स्टेप दी है। बात वही है जो सारी है ना, अगर उसे हम कोई भी हेडिंग कोई भी शब्दों में बना सकते हैं, लेकिन मेथड वही रहेगी। ठीक है, मतलब क्रम वही रहेगा। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं वैज्ञानिक विधि के चरण का व्याख्या, कि वैज्ञानिक क्या करते हैं, किस तरह से वो एक अनुसंधान कार्य की फाइनल रिजल्ट पे पहुंचते हैं, है ना। तो चलिए, पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम इनको समझते हैं इनको। ओके, चलिए तो है ना, अब हम उसका व्याख्या से समझते हैं जो वैज्ञानिक विधि को, है ना। तो वैज्ञानिक विधि के जो हमने 4 चरण में बताए थे, क्रमबद्ध, प्रेक्षण, परिकल्पना का स्थापना, है ना। अब हम इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं कि वास्तव में अब एक वैज्ञानिक जब एक कोई अनुसंधान कार्य प्रारंभ करता है तो वो कौन कौन से चरण से गुजरता है ना। तो जैसे जो मान लीजिए जो यहाँ पर कि हम स्वयं एक क्या कर रहे हैं, है ना, हम एक अनुसंधान कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो आप क्या करोगे, है ना, सबसे पहले जैसे मान लीजिए जो कि उदाहरण के लिए, है ना, जो न्यूटन वाला एग्जाम्पल ले लें हम। ठीक है, न्यूटन का जो उस है ना, जो उसकी कहानी जो फेमस है जो न्यूटन की, कि उसके पास में जब वो बाग में बैठा हुआ था तो एक एप्पल गिरा और उसने है ना गुरुत्वाकर्षण की खोज कर ली, है ना। हालांकि इसके पीछे की जो पूरी हिस्ट्री हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है, कहाँ पर, गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में, कि वो खोज कहाँ से शुरू हुई थी। लेकिन जो उसकी फेमस स्टोरी है न्यूटन के बारे में, कि वो गार्डन में बैठे हुए थे, एप्पल गिरा उनके पास में और उन्होंने गुरुत्वाकर्षण की खोज कर ली। तो अगर हम उससे थोड़ा सा सोच कर देखें कि क्या उनके पास एप्पल गिरा और उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि इसकी है ना कारण गुरुत्वाकर्षण है, नहीं, है ना। तो उन्होंने उसके लिए तो कुछ ना कुछ क्या किए होंगे, एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम सामान्य हमारी बात करें तो कि मान लो कि एप्पल गिर रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, वो या वो वैज्ञानिक क्या करेगा वहां पर। तो सबसे पहले उन्होंने देखा होगा कि जब उनके पास कोई एप्पल गिरा, इसी कहानी को हम लेकर चलते हैं, है ना। तो ठीक है, हालांकि इस कहानी की सत्यता कुछ और है तो, लेकिन हम उदाहरण के लिए इसी को लेकर चलते हैं। तो जैसे मान लो हाँ, उनके पास एप्पल गिरा, है ना। तो उन्होंने क्या सोचा होगा सबसे पहले कि क्या एप्पल ही नीचे गिरता है या कोई दूसरी वस्तु भी नीचे ही गिरेगी। तो उन्होंने जो अपने लैब में क्या किए होंगे, भिन्न भिन्न प्रयोग किए होंगे, है ना, कि किसको गिरा कर देखा होगा, एप्पल को गिराया होगा, फिर दूसरे फ्रूट्स को, या फिर पत्थर को गिराया होगा, या किसी लकड़ी को गिराया होगा, है ना। कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए होंगे, है ना। और फिर उसके आधार पर कुछ आंकड़े एकत्रित किए होंगे कि पत्थर कितनी देर में नीचे गिर जाता है ना, लकड़ी कितनी नीचे देर में नीचे आ जाती है, कितने समय में नीचे आ जाती है। ये सारी बातें जो उन्होंने, ठीक है, या एक कागज का जो पेपर है उसको अगर हम गिराते हैं तो वो कितने समय में नीचे आता है, किस स्थिति में वो नीचे गिरता है, किस विधि से गिरता है। और इस प्रयोग को अलग अलग स्थितियों में किया होगा, वायु की उपस्थिति में, निर्वात में, ऐसे, है ना। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किए होंगे, अपने लैब में जाकर उन्हीं प्रयोगों के मतलब जिसकी खोज करना थी, उनको कारण जानना था कि ये पत्थर, ये एप्पल, ये नीचे ही क्यों गिर रहा है। तो फिर उन्होंने अलग अलग वस्तुओं को नीचे गिराकर देखा होगा और कुछ वहां से जानकारी एकत्रित की होगी। मतलब पहले उन्होंने क्या किया होगा, उस समस्या के समाधान के लिए अपने लैब में, है ना, उसी प्रयोग को दोहराया होगा, कंट्रोल कंडीशन में दोहराया होगा, जो नियंत्रित स्थितियों में दोहराया होगा। इतनी हाइट से गिरा रहे हैं, फिर इतनी हाइट से गिरा रहे हैं, इतनी हाइट से गिरा रहे हैं, मतलब यहाँ हाइट और ये, ठीक है, या वायु या निर्वात में ये सारी कंडीशन नियंत्रित करके उन्होंने उस प्रयोग को किया होगा, है ना। हम न्यूटन वाले एग्जाम्पल से समझ रहे, ठीक है ना, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि उन्होंने ऐसा ही किया होगा, है ना। ठीक है, चलिए, अब उसके बाद उन्होंने उससे कुछ जानकारी निकाली, कुछ आंकड़े प्राप्त किए कि लकड़ी इतनी देर में नीचे गिरती है, पेपर इतने देर में नीचे गिरता है, इतने समय में नीचे आता है, इतनी स्पीड से आता है ना। और उनको एकत्रित किया होगा, है ना, उन जानकारियों को एकत्रित किया होगा।
तो सबसे पहले वैज्ञानिक क्या करता है, अपनी जो समस्या है उसके समाधान के लिए, है ना, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट करता है, जो नियंत्रित प्रयोग करता है अपने लैब में और उससे कुछ जानकारी प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये पहली स्टेप वही है कि किसी समस्या के समाधान के लिए वैज्ञानिक सर्वप्रथम सुव्यवस्थित प्रयोगों द्वारा क्रमबद्ध परीक्षण प्राप्त करता है तथा उनके आधार पर कुछ जानकारी एकत्रित करता है ना। अब कुछ जानकारी जो आ गई है कि उन्होंने ये नोट किया, हम अब उसी उदाहरण पे वापस आते हैं। तो उन्होंने ये नोट किया होगा कि सारी वस्तुएं नीचे ही गिर रही है ना, जैसे लकड़ी नीचे गिर रही है, पेपर नीचे गिर रहा है, एप्पल नीचे गिर रहा है। ओके, अब उन्होंने जो उसका कारण बताने के लिए हमारे उनके दिमाग में एक कोई आइडिया या एक कच्ची थ्योरी लाई होगी। जैसे एक एग्जांपल से समझो, उदाहरण के लिए जो आप बैठे हो, है ना, आपके हो सकता है, एक सिंपल सा उदाहरण दे रहा हूँ। मान लीजिए जो आप अपनी कक्षा में बैठे हो, है ना, और कक्षा में आपने अपने बैग में से कोई सामान निकाला, एक, है ना, कोई मान लो आपने स्केल निकाली और आपने पाया कि वो स्केल टूटी हुई है। तो फिर आप जो क्या करेंगे, आपके दिमाग में क्या आएगा, आप ये फिर आप ये सोचोगे क्या हो सकता है ये मेरे बैग में टूट गई है रखने से, है ना, वजन से, बुक के वजन के नीचे दबकर टूट गई है। या दूसरा जो हो सकता है आप ये भी सोच लो कि मेरे फ्रेंड ने तोड़कर डाल दिया होगा, है ना, एक एग्जांपल समझने के लिए। ठीक है, मतलब यहाँ पर किसी बात की समस्या के लिए जो किसी जानकारी के, है ना, उसकी जड़ तक पहुंचने के लिए, उसके निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए पहले हमारे दिमाग में बहुत सारे कच्चे आइडियाज आ जाते हैं, है ना। जैसे मैंने उदाहरण दिया, आपके बैग में की स्केल टूटी हुई निकली तो आपने देखा कि आप ये सोच सकते हो यार मेरे फ्रेंड ने तोड़ दी होगी, या हो सकता है मेरे बैग में वजन से टूट गई होगी, है ना, या किसी और रीजन से जो ऐसे, तो आपके दिमाग में ये बातें आ जाएगी, है ना। फिर आप क्या करोगे, आप सही सत्यता का जांच करोगे, जो कि आप अपने फ्रेंड से पता करोगे, या आप देखोगे अपने बैग में कि कोई ऐसा सामान तो नहीं है जिसके नीचे दबकर वो टूट गई है ना, ऐसे ही करेंगे। तो फिर वैज्ञानिक भी जो वैसे ही करता है। जैसे अब उनके पास में एक निष्कर्ष आ गया, एक जानकारी आ गई, एक आंकड़ा आ गया कि सारी वस्तुएं नीचे गिर रही है ना। यह हम न्यूटन के एग्जांपल से समझ रहे हैं। ओके, क्या दिमाग पहले से जो हम जो उदाहरण लेकर चल रहे हैं उसी के आधार पर हम इनकी व्याख्या कर रहे हैं ना। तो उन्होंने प्रेक्षण किए और क्या पाया कि सारी वस्तुएं नीचे गिर रही है ना। अब वस्तुएं नीचे गिरने की तो दो रीजन हो सकते हैं, है ना, मतलब उनके दिमाग में दो बातें आई होगी कि अगर कोई वस्तु नीचे गिर रही है ऐसे, तो दो कारण हो सकते हैं नीचे गिरने के। एक तो नीचे कौन है, पृथ्वी है, तो पृथ्वी क्या कर रही होगी, आकर्षण बल लगा रही होगी। ठीक है, एक कारण ये हो सकता है वस्तु के नीचे आने का, है ना। अब दूसरा जो जैसे है ना, आकाश में क्या है, ऊपर से दाब है, वायु है ना, तो वायु है तो वायु का क्या भी होगा, वायु दाब होगा। ये भी हो सकता है कि ऊपर से क्या लग रहा है, वायु दाब, और इस वायु दाब के कारण भी वस्तु नीचे आ सकती, हो सकता है कि नहीं। मतलब अभी तो जो हमको पूरा नॉलेज है, अभी हम जानते हैं कि वस्तुएं नीचे क्यों गिर रही है ना, हमको मालूम है उसका निष्कर्ष कि आकर्षण बल के कारण गिर रही है पृथ्वी के। लेकिन आप सोचो उस समय की हम बात कर रहे हैं जब हमको ऐसा कुछ मालूम नहीं है। आप ऐसे स्वयं सोच के देखो कि हमें इस बल का अंदाजा नहीं है कि पृथ्वी नीचे उसको आकर्षित कर रही है, हमें ये नॉलेज अभी नहीं है। तो फिर आपके दिमाग में दो बातें आएगी, या तो ऊपर से कोई बल लग रहा होगा, वस्तु को वायु दबा रही होगी तो वस्तु नीचे आ रही है, या पृथ्वी अपनी ओर खींच रही है तो वस्तु नीचे आ रही है। दो कारण हो सकते हैं, दो आपके दिमाग में आइडिया आ सकते हैं, है ना। फिर आप क्या करोगे, ये दो आइडिया लेकर चलोगे, है ना। अभी आपको ये पता नहीं है कि ये आप जो बातें सोच रहे हो वो सत्य है या असत्य, वो सत्य भी सिद्ध हो सकती है और असत्य भी। तो आपने जो यहाँ पर दो अपने दिमाग में, है ना, क्या ले लिए, जो कच्ची थ्योरी, है ना, मैं समझने के लिए जो ऐसे साधारण शब्दों में लिख रहा हूँ, मतलब कच्चे सिद्धांत बना लिए। आपको नहीं मालूम कि ये जो आप बात सोच रहे हो, है ना, ये सही है या गलत है। ठीक है, तो ये जो कच्ची जो सिद्धांत है ना, जो अभी प्रूफ नहीं हुए, ठीक है, अभी प्रूफ नहीं हुए, वो
आपने प्रैक्टिकल से प्रूफ नहीं किया है कि पृथ्वी ही खींच रही है। अभी आपके पास दूसरी कंडीशन भी है कि कौन भी खींच रहा है, वायु दाब से भी। तो ये दोनों है ना, ये दोनों जो, ये भी एक कच्ची थ्योरी हो गई, कच्चा सिद्धांत हो गया, है ना। तो ये दोनों अनप्रूव्ड, कच्चे से मतलब जो अनप्रूव्ड, प्रूफ नहीं है। ओके, तो इस आपने अपने दिमाग में ये दो बातें लेकर आ गए, आप स्वयं को रख लो उस स्थान पे, है ना, कि आप ही कुछ पता कर रहे हो ऐसा। तो दो बातें आ गई हमारे सामने कि पृथ्वी नीचे खींच रही होगी या वायु दाब ऊपर से लग रहा होगा। तो आप इन दोनों बातों को दिमाग में रखकर, ठीक है, अपनी खोज स्टार्ट करो। यही करेंगे ना, कि ऐसा तो नहीं कि मन से कोई स्टार्ट कर दिया खोज बिना किसी कच्चे आइडिया के। जैसे मैंने स्केल टूटने वाला एग्जांपल दिया, तो आपके दिमाग में स्केल देखा आपने कि स्केल टूट गई, तो फिर आपके दिमाग में बात आई कि फ्रेम ने तोड़ी है या बैग में टूटी है। तो फिर आप दोनों की सत्यता की जांच करने निकलोगे। तो दो बातें आपके दिमाग में चलेगी, है ना। तो वो आप अपने फ्रेंड से पूछोगे, मतलब आप उस थ्योरी पर भी काम कर रहे हो। फिर आपको लग रहा है कि यार बैग में टूट गई है, तो आप बैग के बुक्स में निकाल कर देख रहे हो कि बुक्स वजनदार है या कुछ और चीज है जिसमें अटक कर वो टूट गई। तो आप बैग को भी चेक कर रहे हो, तो आप उस सिद्धांत पे भी कार्य कर रहे हो, उस थ्योरी पे भी कार्य कर रहे हो, है ना। तो यही जो हमारे दिमाग में कच्चे आइडिया लेकर हम चलेंगे, जो अभी सिद्ध नहीं हुआ है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, परिकल्पना। तो सबसे पहले वैज्ञानिक प्रेक्षण करेगा, है ना, और उस प्रेक्षण से क्या करेगा, कुछ आंकड़े एकत्रित करेगा, जानकारी एकत्रित करेगा। फिर उन जानकारी के आधार पर वो एक परिकल्पना करेगा, है ना, एक कच्चा सिद्धांत लेकर चलेगा, और उस कच्चे सिद्धांत को फिर से टेस्ट करेगा कि वो बात सही है या गलत है। तो जैसे हमने यहाँ पे दो सिद्धांत ले लिए, जो है ना, हम ये न्यूटन वाले उससे एग्जांपल से समझ रहे हैं, है ना, वस्तु के नीचे गिरने से। तो आपने यहाँ पर कच्चा सिद्धांत ले लिया कि या तो वायु दाब के कारण वस्तु नीचे आ रही है या पृथ्वी के आकर्षण बल से नीचे आ रही है ना। अब आप अपनी खोज प्रारंभ करोगे, ठीक है, इस पर कार्य करोगे आप दोनों थ्योरी पे, ठीक है। तो दूसरी स्टेप में तो क्या करता है वैज्ञानिक, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, क्रमबद्ध प्रेक्षणों से प्राप्त आंकड़ों की व्याख्या के लिए वैज्ञानिक कार्यकारी नियम बनाता है, जिसे परिकल्पना कहते हैं। तो ये जिस पर वो कार्य करेगा आगे, है ना, अपने प्रयोग को आगे बढ़ाएगा, अपनी खोज को आगे बढ़ाएगा, उस कार्यकारी नियम को, है ना, हम क्या बोलते हैं, कच्चे नियम को, कच्चे सिद्धांत को हम परिकल्पना कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में कि क्या क्या होते जा रहा है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम इस परिकल्पना की जांच करेंगे। ओके, अब कैसे जांच करेंगे, वैज्ञानिक को पता करना है कि वायु दाब के कारण वस्तु नीचे गिर रही है या पृथ्वी के आकर्षण के कारण नीचे गिर रही है, ये उसको पता करना है ना। चलो अब मान लो जो तीसरी स्टेप में, है ना, तीसरी स्टेप में वैज्ञानिक ने मान लो जो क्या किया, है ना, एक वस्तु को नीचे गिराया, ठीक है, एक वस्तु को नीचे गिराया, ठीक है, कोई वस्तु, ओके। तो उस वस्तु को नीचे गिराने पर, ओके, यहाँ पर दो बातें दिमाग में चल रही थी, ऊपर से वायु है और या नीचे से पृथ्वी का बल है, ओके। अब उन्होंने इसी प्रयोग को कहां पर कर दिया, निर्वात में, है ना। ये इस प्रयोग को किसमें किया, निर्वात में। निर्वात में मतलब वायु नहीं है, और वायु नहीं है तो वायु दाब भी, मतलब ये जो प्रयोग वो अगला कर रहे हैं निर्वात में। निर्वात जो किसको कहा जाता है ना, निर्वात शब्द जो जहां वायु नहीं होती, तो वायु नहीं है तो वायु दाब भी नहीं, है ना। अब उन्होंने ये जो आइडिया उनके दिमाग में चल रहे थे कि पृथ्वी पर नीचे आकर्षण लग रहा है या वायु के कारण वस्तु नीचे गिर रही, तो उसके प्रयोग के लिए उन्होंने फिर से नवीन प्रयोग किए, और नवीन प्रयोग को और कंट्रोल कंडीशन में किया, है ना, व्यवस्थित तरीके से और किया। अब इस बार उन्होंने प्रयोग वायु निर्वात में किया। अब निर्वात में तो ऊपर वायु दाब नहीं है, लेकिन निर्वात में भी प्रयोग करने पर वस्तु क्या देखी उन्होंने, नीचे गिरती है ना। तो फिर अब नीचे गिरने का कारण क्या हो गया भाई, हमारे दिमाग में तो दो बात आ रही थी, ऊपर से बल लग रहा होगा या पृथ्वी से नीचे बल लग रहा होगा। अब ऊपर वाला बल तो है ही नहीं क्योंकि वायु है ही नहीं, तो अब
पृथ्वी के वस्तु तब भी नीचे आ रही है, तो फिर उन्होंने इस टेस्टिंग के द्वारा, है ना, वायु दाब उसके कारण जो नीचे आने वाला वो था, तो वायु दाब वाला आइडिया को क्या कर दिया, कैंसिल। वायु दाब वाला आइडिया यहाँ नहीं लग रहा है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, सत्य बात और कौन सी होगी, पृथ्वी का आकर्षण बल, है ना, ये बात सही होगी। इस बात को उन्होंने सही माना होगा प्रयोग से, है ना, और वो सिद्ध भी हो रही है कि निर्वात कर दिया, वस्तु नीचे गिर रही है तो पृथ्वी उसको क्या कर रही है, आकर्षित कर रही है ना। तो इस प्रकार उसके बाद उन्होंने क्या किया, पहले तो दो परिकल्पना की स्थापना की, फिर और प्रयोग किए, नवीन प्रयोग, और नवीन प्रयोग के आधार पर परिकल्पना की सत्यता की जांच कर ली कि क्या वो जो उन्होंने कार्यकारी नियम लिया है वो सही है या गलत है ना। फिर उस से निकलने वाले निष्कर्ष के आधार पर वो एक भविष्यवाणी कर देंगे कि जो पृथ्वी, मतलब भविष्यवाणी से मतलब जो वो सबको बता देंगे फिर, है ना, एक विधि से कि पृथ्वी पे जो वस्तुएं नीचे गिर रही है उसका कारण क्या है, पृथ्वी के कारण लगने वाला आकर्षण बल। तो ये उन्होंने भविष्यवाणी कर दी, ओके, भविष्यवाणी कर दी अपने प्रयोगों द्वारा। तो उसके बाद वैज्ञानिक ने क्या किया, पहले तो परिकल्पना बनाई, फिर परिकल्पना की सत्यता की जांच की, किसके आधार पर, नवीन प्रयोगों के आधार पर। फिर सत्यता की जांच की जाती है, इसके आधार पर वो क्या करते हैं, भविष्यवाणी कर देते हैं कि ये वाली बात सही है, ये वाला सिद्धांत सही है। तो कौन सा सिद्धांत सही निकला यहाँ पर, आकर्षण बल वाला कच्चा सिद्धांत, है ना, आकर्षण वाला जो कच्चा सिद्धांत उन्होंने मान के चला था वो सही हो गया, तो ये सही पाया गया प्रयोग से, ओके। तो फिर ये जो कच्चा सिद्धांत है ये किसका रूप ले लेगा, प्रूव्ड सिद्धांत का। अब ये सिद्धांत कहलाएगा, मतलब जो कच्चा नियम था, है ना, जो कच्चा आइडिया था उनके दिमाग में, अब या तो वो सिद्धांत बन जाएगा या तो वो क्या बन जाएगा, नियम बन जाएगा, ठीक है। तो यहां तक, है ना, क्या क्या फिर से जोड़ ले इसको, पहले प्रयोग करते हैं, प्रयोगों से द्वारा कुछ जानकारी निकालते हैं, फिर जानकारी को व्याख्या करने के लिए वो क्या करते हैं, एक कच्चा आइडिया बनाते हैं अपने दिमाग में, कार्यकारी नियम बनाते हैं, परिकल्पना की निर्माण करते हैं, फिर और नवीन प्रयोग से परिकल्पना की सत्यता की जांच करके, है ना, उसको खोज को आगे बढ़ाते हैं, और भविष्यवाणी करते हैं। अब ये जो भविष्यवाणी वो जो कर रहे हैं, जो अगर वो सभी कंडीशनों में सही पाई जाती है, सभी कंडीशनों में सही पाई जाती है, जैसे मतलब कि उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर वस्तुएं नीचे गिर रही, अब उन्होंने देखा कि पृथ्वी के सभी स्थानों पर, है ना, जैसे हम यहाँ खड़े हैं तो यहाँ वस्तु को नीचे गिरा रहे हैं तो भी वस्तु नीचे गिर रही, हम किसी दूसरे क्षण में पृथ्वी के कोई दूसरे कोने पे जाके वस्तु को नीचे गिराते हैं तो हमने देखा तब भी वस्तु पृथ्वी की ओर ही गिर रही है। तो इससे क्या हुआ कि उनकी जो भविष्यवाणी है ना, वो सभी जगह पर सही पाई जा रही है। तो सभी स्थितियों में सभी जगह पर सही पाई जाती है ना, तो वो किसका उपयोग, नियम किसका रूप ले लेगी, नियम का। जैसे वही बात है ना कि पृथ्वी आकर्षित कर रही है, अब वो दूसरे ग्रह पर गए, मान लो दूसरे ग्रह पर उन्होंने अपनी खोज देखी, कुछ प्रेक्षण किए, ग्रह पे जाने का मतलब कुछ दूर से देखे गए निष्कर्षों के आधार पर, प्रेक्षणों के आधार पर उन्होंने और वहां से प्रयोग किया। तो यहाँ पर उन्होंने देखा कि यही बात दूसरे ग्रहों पर भी सत्य है, पृथ्वी के सिवा जो चंद्रमा ये सारे है ना, ये सभी पर, बुध शुक्र शनि, ये सभी पर वस्तु उनकी तरफ ही आएगी। तो उन्होंने देखा कि हर ग्रह वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है, तो उनके द्वारा पृथ्वी के तरफ खींचे जाने वाली जो बात है वो सही है। तो सभी जगह पर सही है, पूरे ब्रह्मांड में वो सही आ रही है बात उनकी कही गई। तो वो अगर उनकी भविष्यवाणी सभी स्थितियों में सही सिद्ध हो जाती है, सही प्रूफ हो जाती है, तो वो भविष्यवाणी जो किसका नियम, किसका रूप ले लेती है, नियम का। फिर वो नियम बन जाए, मतलब फिर हमारा जो प्रकृति है उसको फॉलो कर रही होगी, वो नियम को हमेशा पालन हो रहा होगा। ध्यान रखिए, जो प्रकृति हमारी कुछ ना कुछ नियमों का पालन करती है और हर स्थिति में उसका वो पालन करेगी, नियम में कभी कोई चेंज नहीं हो सकता। तो यहाँ पर दो बातें समझ में आई कि जो सिद्धांत उन्होंने जो भविष्यवाणी की वो कुछ ही जगह पर सही पाई जा रही है, अन्य जगह पर सही नहीं पाई जाती। जैसे उदाहरण के लिए पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, तो अगर ये आकर्षित करने वाली बात
केवल पृथ्वी पर ही सत्य होती, दूसरे ग्रह पर सत्य नहीं होती, है ना, और अन्य ग्रह पर सत्य नहीं होती, तो फिर ये सिद्धांत का रूप लेती। इसे हम गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत कहते हैं, है ना, सिद्धांत कहते हैं। और अगर यही बात सही सभी स्थानों पर सत्य पाई जा रही है कि चंद्रमा भी अपनी ओर वस्तुओं को आकर्षित कर रहा है, शुक्र भी, शनि भी, सभी ग्रह अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, तो ये बात सभी स्थितियों पर सही साबित हो रही, तो फिर ये किसका रूप ले लेगी? उन्होंने जो भविष्यवाणी की है वो नियम का रूप ले लेगी, जो वो नियम कहलाएगा फिर, और नियम कहलाएगा तो फिर उसे क्या बोला जाएगा? जैसे गुरुत्वाकर्षण नियम, है ना, सुना है जो कक्षा 9वीं में पढ़ा है आपने गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो नियम क्यों बोला जाता है? तो नियम इसलिए ही बोला जाता है कि वो बात सभी स्थानों पर, सभी, है ना, सभी कंडीशंस पे साबित होती है, सिद्ध होती है, सही प्रूफ होती है ना, सभी जगह पर उसका पालन होता है, तो इसलिए उसे नियम कहा जाता है। तो इस तरह से एक वैज्ञानिक एक अनुसंधान कार्य को प्रारंभ करते हुए सिद्धांत और नियमों की खोज पर पहुंचता है जो। तो इस तरह से आजकल जो आज के समय में हमें बहुत सारे ऐसे सिद्धांत पता है, बहुत सारे जो नियम पता है, और वही सिद्धांत और नियमों का अध्ययन हम फिजिक्स में कर रहे हैं जो। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम का, पृथ्वी क्यों खींच रही है, किस वजह से खींच रही है, कितना खींच रही है, किसी वस्तु को कितना बल लगाएगी, कहाँ रखने पे कितना बल लगाएगी, वायु का जो, वायु किस तरह से प्रवाहित होती है, वायु, है ना, उच्च दाब वाली स्थान से निम्न दाब वाले स्थान पे जाएगी, जल किस तरह से प्रवाहित होता है, जल उच्च तल से निम्न तल की ओर प्रवाहित होता है, तो ये सारे नियम, जो जल का प्रवाह का नियम, दाब के प्रवाह का नियम, है ना, वायु के प्रवाह का नियम, दाब का नियम, ये सारी बातें जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, मतलब हमारी प्रकृति से जो नियम जुड़े हुए हैं, है ना, प्रकृति जिन नियमों का पालन कर रही है, उन नियमों का अध्ययन ही हमारा क्या कहलाता है? भौतिकी कहलाता है, जो फिजिक्स कहलाता है ना। तो इससे हमको फिजिक्स की भी डेफिनेशन समझ में आ गई, जो विज्ञान से हम चल रहे थे। तो भौतिकी या फिजिक्स क्या है ना, हमारे आसपास हो रही भौतिक प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना, उन नियमों का अध्ययन करना जिस पर हमारी, है ना, प्रकृति चल रही है, प्रकृति के नियमों का पालन कर रही है, उन सभी का अध्ययन करना ही, है ना, अध्ययन ही हमारा क्या कहलाता है? भौतिकी कहलाता है। ओके, तो ये था जो, है ना, ये वैज्ञानिक विधि की एक्सप्लेनेशन, जिसको हमने एक सिंपल से एग्जांपल से समझा, जो है ना, मतलब ये सिर्फ हमने एक उदाहरणार्थ दिया है, जो मतलब आप ऐसे नहीं सोचोगे कि न्यूटन ने बिल्कुल ऐसे ही किया होगा, वायु दाब लगा होगा या ऐसे, ये हमने सिर्फ एक हमारे दिमाग में क्लियर इमेज हो जाए क्या क्या होता है, उसके लिए एक एग्जाम्पल भर दिया है ना। ठीक है, तो चलिए ये था जो, और उसकी व्याख्या भी हमने यहाँ पर कर दी है ना, तो आप इसे नोट करते जाइएगा। अब एक बात जो यहाँ पर, है ना, हमको क्या समझ में आया कि इस पूरे से वैज्ञानिक विधि से हमारे पास एक बात हमको और समझ में आ गई, जो क्या? सिद्धांत व नियम में अंतर। ठीक है, मतलब सिद्धांत और नियम दोनों क्या होते हैं? ठीक है, दोनों ही सत्य परिकल्पना ही होती है, मतलब जो परिकल्पना सत्यापित हो चुकी होगी वो सिद्धांत या नियम बनेगी, है ना। तो यहाँ पर नियम कब बनेगी? जब वो पूरी सभी कंडीशनों में उसका पालन हो रहा होगा तो वो नियम बन जाएगी, और नियम में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे उदाहरण के लिए ऐसे समझो कि एक वैज्ञानिक आए, उन वैज्ञानिकों ने जो यहाँ पर क्या माना कि ठीक है, एक घटना मान ली कि उन्होंने खोज की, तो उस खोज ने उन्होंने पाया कि खोज इस कंडीशन में पालन कर रही है ना, तो उन्होंने उस खोज को सिद्धांत बोल दिया। अब अगला वैज्ञानिक आते हैं और उस खोज में थोड़ा सा कुछ परिवर्तन कर देते हैं, मतलब उसमें नया कोई बिंदु निकाल लेते हैं, सत्य बात उसमें और खोज लेते हैं। तो इस तरह की, मतलब जिस थ्योरी में मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, जिस परिकल्पना में परिवर्तन किया जा सकता है, वो सिद्धांत कहलाती है। मतलब सिद्धांत में, है ना, इम्प्रूवमेंट होते रहते हैं, है ना, नए नए निष्कर्षों से, नई नई खोज से वहां पर, ठीक है, उसमें चेंज हो सकते हैं। जैसे एक उदाहरण देता हूँ जो मैं आपको थोड़ा सा जो उदाहरण थोड़ा सा, है ना, कंफ्यूज करेगा, क्योंकि अभी आपने वो पढ़ा नहीं। जैसे प्रकाश के गमन का, है ना, प्रकाश का सरल रेखीय गमन, ठीक है,
सरल रेखी गमन। मतलब ये बात तो बच्चों हमको पता है कि जो प्रकाश है बिल्कुल सीधी रेखा में चलता है ना। ये हमने छोटी कक्षाओं से पढ़ा है, उसको हम छोटे से प्रयोग द्वारा भी समझते हैं कि ये कार्डबोर्ड रख दे, उसमें से छेद कर दे, मोमबत्ती सामने रख दे तो प्रकाश उस छेद से होते हुए उधर निकल जाएगा। ये प्रयोग बताया जाता था आपको छोटी कक्षा में, प्रकाश की कौन सी व्यवस्था किसको समझाने के लिए, सरल रेखीय गमन को। तो कई सालों तक जो ऐसा माना गया कि प्रकाश जो है वो बिल्कुल सीधी रेखा में चलता है ना, ऐसे। लेकिन उसके बाद बच्चों किसकी एक और घटना की खोज हुई, प्रकाश का विवर्तन। अब आप बोलोगे यार ये क्या नाम दे दिया प्रकाश का विवर्तन, ये कहाँ सुना हमने। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं, जो ये 12th में है, बस एक एग्जाम्पल मात्र समझो, ये सारी बातें हम समझते चलेंगे ना। तो यहाँ पर प्रकाश की विवर्तन की घटना का खोज हुई। तो विवर्तन की घटना हमें क्या बोलती है कि प्रकाश के मार्ग में अगर कोई तीक्ष्ण अवरोध आ जाए, मतलब कोई तीक्ष्ण कोण आ जाए, जैसे उदाहरण के लिए एक क्या है हमारे पास ब्लेड है, ब्लेड का धार है, तो ब्लेड का धार एक तीक्ष्ण कोण है, तो वहां पर टकरा के प्रकाश सीधे रेखा पर नहीं जाएगा, ऐसे मुड़ जाएगा। तो पहले जो माना जाता था कि प्रकाश सरल रेखा में गमन कर रहा है, कई सालों तक जैसे न्यूटन की थ्योरी के अनुसार यही थ्योरी चलती रही है ना, इसी को सत्य माना गया। लेकिन फिर बाद में और सारी खोजें हुई है ना, अलग एक दूसरे वैज्ञानिक ने प्रकाश की किसकी खोज कर दी, विवर्तन की। तो फिर ये जो प्रकाश का सरल रेखीय गमन था, इसमें परिवर्तन करके इसको बोला गया, इसमें चेंज कर दिया गया कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करेगा जब तक कि उसके कोई मार्ग में कोई तीक्ष्ण कोण नहीं आता। पहले क्या बोला जाता है कि प्रकाश सदैव सरल रेखा में गमन करेगा, पहले ये बात मानी जाती थी, सत्य कही जाती थी। लेकिन बाद में जो विवर्तन की घटना के बाद उसमें थोड़ा सा चेंज किया गया, और चेंज क्या किया गया कि प्रकाश तब तक सरल रेखा में गमन करेगा जब तक कि उसके मार्ग में कोई अवरोध नहीं हो। मतलब इस वाले में चेंज हुआ, इस वाली कथन में चेंज हुआ, तो ये वाला जो कथन है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन कर रहा है, ये सभी कंडीशन में लागू नहीं होता है, सभी कंडीशन में जो अप्लाई नहीं होता है। तो ये सिद्धांत कहलाएगा, है ना, ये सिद्धांत कहलाएगा, प्रकाश सरल रेखा में गमन होने का सिद्धांत। ओके। लेकिन अगर कोई नियम अगर होता हो तो फिर नियम में आप परिवर्तन नहीं कर सकते। नियम मतलब एक बार बन गया, मतलब एक प्रकृति उस नियम का हमेशा पालन करेगी, वो नियम में कोई चेंज नहीं किया जा सकता। वैज्ञानिक नई खोज करके भी उसमें कोई नई बात नहीं बता सकते अगर एक नियम सिद्ध हो चुका है तो। ओके। तो इस तरह से ये है बच्चों सिद्धांत और नियम में अंतर, कि सिद्धांत परिवर्तनशील होते हैं, नई खोजों और अनुसंधान के आधार पर सिद्धांतों में परिवर्तन किया जा सकता है, और नियम में है ना कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर हुआ यहाँ पर। ठीक है, आपको लिखना है तो लिख सकते हो, तो सिद्धांत परिवर्तनशील होती है ना, इस तरह से। यह सिद्धांत वह परिकल्पना है जो सभी बिंदुओं पर स्थितियों में सत्य नहीं होती, यहाँ पर लिखा भी है वैसे। और नियम वो परिकल्पना है जो सभी स्थितियों में सही पाई जाती है, ऐसे। ठीक है, तो ये था हमारे पास वैज्ञानिक विधि, उसका एक्सप्लेनेशन, है ना, किस तरह से वैज्ञानिक विधि या वैज्ञानिक अपने रिसर्च को पूरा करता है, ये सारे बिंदु। फिर आएगा जो भौतिकी, है ना, और भौतिकी का इंट्रोडक्शन, ये सब, है ना। तो उसको अब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में जो देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तो ध्यान ऐसे यहाँ समझना जो कि आप 11th क्लास में नए हो, ठीक है, और इसलिए जो प्रॉपर साथ में पढ़ते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। आज आपने इस वीडियो को देखा, आप इसके नोट्स बनाइए बेटो, है ना। हालांकि मैं आपको एक बात ये बता दूं बेटो कि ये जो चैप्टर है ना, इसको हम 1 घंटे में पूरा भी खत्म कर सकते थे, सिर्फ थ्योरी बता के बेटो कि ये ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, खत्म, है ना। सारा बिंदु में 1 घंटे में बेटो पूरे कवर कर सकता था, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं बेटो कि हम प्रॉपर नोट्स बना के चले। आप 11th क्लास प्रारंभ कर रहे हो तो, है ना, 10th से आप आए हो, तो यहाँ पर मैं चाहूंगा जो कि आप सिस्टमेटिकली धीरे धीरे बढ़े, फिर हम आगे जाके स्पीड पकड़ेंगे, है ना। आगे जाके हम बहुत स्पीड से टॉपिक्स कवर करते चलेंगे। लेकिन आपके लिए अभी ये नई बात है, फिजिक्स में एंटर करना, साइंस में पढ़ना। तो आप धीरे धीरे अभी कुछ समय तक चलिए, जो बराबर नोट्स बनाते चलिए।
अप टू डेट रहिए, है ना। तो आगे वाली आपकी जो प्रॉब्लम है ना, मतलब बर्डन नहीं बढ़ेगा। जो साइंस लेने, अगर आपने साइंस लिया है जो, तो ध्यान में रखिए साइंस टाइम मांगता है पढ़ाई के लिए जो, ठीक है। मतलब आपने कुछ सोच समझ कर ही साइंस लिया होगा कि हम अच्छा कुछ करियर बनाएंगे, अच्छा कुछ फ्यूचर बनाएंगे, तो ध्यान रखिए जो अच्छा साइंस के थ्रू अच्छा करियर और अच्छा फ्यूचर बिना टाइम साइंस को दिए नहीं मिल सकता है, ठीक है। मतलब आप साइंस को टाइम दीजिए, साइंस आपका टाइम बदल देगा जो, ये कंडीशन है। अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि जैसे 10वीं में आप पास होते आए हो, एग्जाम से दो दिन पहले पढ़ लिया, ऐसा ऐसा ये साइंस होता है, ये होता है, वो होता है, ऐसा नहीं। तो इसमें ऐसा काम नहीं होता है, क्योंकि आगे चल के तो यहाँ से अब आपका एक नया मोड़ आ गया है, जिसको आपको मतलब सब्जेक्ट को केवल पढ़ना मात्र नहीं है ना, आपको उसे सीखना है। क्योंकि आगे चल के जब आप कुछ करोगे तो यही सीख आपके काम में आएगी, है ना। मतलब ये सारी बातें जो आप सीखोगे, लर्न करोगे, यही कॉन्सेप्ट जो आप अपने दिमाग में बैठाओगे, वही वहाँ आपको अप्लाई करनी पड़ेगी प्रैक्टिकली। अगर आप कुछ मशीनरीज बना रहे हो, कुछ सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो जो, ठीक है। तो लर्न करते चलिए, सीखते हुए चलिए, है ना। और उसके लिए प्रॉपर अप टू डेट रहिए, नोट्स बनाइए, ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए।